बहुत खुलकर, बहुत क्लियर है कि ओवरसीज पाकिस्तानीज को वोट का हक दिया जाए और डिजिटल वोटिंग करवाई जाए, मशीनें इस्तेमाल की जाएं। हमारे यहाँ इलेक्शन के ऊपर कोई एतमाद नहीं करता है। आपको लगता है कि इसमें अमल दरामद हो जाएगा? पीटीआई की गवर्नमेंट तेजी से इस साइड पर चल रही है? फैसल भाई, बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और मैं समझता हूं कि ओवरसीज़ को वोट का हक देना चाहिए, मगर मैं इस चीज़ में हूं कि विद कंसेंसस कोई भी काम हो, विद कंसेंसस हो, विदाउट कंसेंसस नहीं हो। स्पेशली एहतसाब का सिस्टम हो चाहे इलेक्शन का सिस्टम हो। और मैं समझता हूं कि आज आपने देखा कि जो लास्ट स्पीच थी 30 तारीख को प्राइम मिनिस्टर साहब की, और उसके अंदर उन्होंने कहा कि इलेक्शन के अंदर 2002 से, तो मैं खुद आपके सामने हूँ, इलेक्शन का पार्ट बनता हूँ। हर इलेक्शन के अंदर जो जीतता, जो हारता है, वो दूसरे के ऊपर इल्ज़ाम लगाता है, चाहे वो इलेक्शन कमीशन उन्होंने ही बनाई हुई हो। सही है। और ये माजी में भी हुआ है, अभी भी हुआ है। तो इलेक्ट्रो रिफॉर्म 2000 से समझता हूँ 21 और 22 इलेक्ट्रो रिफॉर्म आना चाहिए। उसके अंदर आपने ओवरसीज़ को भी जो है वो मेन डिस्कस करना चाहिए कि ओवरसीज़ को वोट का हक कैसे दें। अब ओवरसीज़ को अगर हम ऑनलाइन हक देते हैं तो उसके ऊपर मुख्तलिफ लोगों के मुख्तलिफ खदशात हैं। अब उस सिस्टम को हमें देखना पड़ेगा कि इंटरनेशनली उसका सिस्टम क्या है, क्योंकि जो इलेक्शन कमीशन ने जो वोटिंग मशीन और ये वो सिस्टम किया है, उनकी भी सर्टिफिकेशन, जो एक अपनी ऑटोनोमस बॉडी है उसकी भी सर्टिफिकेशन। चले, पहले तो आपका बड़ा पॉइंट ये है कि कंसेंसस के साथ होना चाहिए, ऐसे नहीं होना चाहिए। आपने बहुत अहम बात की। सस्सी पलिजू साहिबा भी हमारे साथ मौजूद हैं, सेनेटर हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से इनका ताल्लुक है। सस्सी साहिबा का पॉइंट ऑफ व्यू लेने से पहले वफाकी वजीर अमीनुल हक साहब से बात कर लेते हैं। अमीन भाई, ये बताइए कि ओवरसीज पाकिस्तानी को वोट के हक के सिलसिले में जो कैंपेन चल रही है मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट का, इस पर क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? देखो फैसल, मैं समझता हूँ कि ओवरसीज पाकिस्तानी हर दौर में पाकिस्तान के पास, और अभी अगर उनका फाइनेंशियल एड देखा जाए तो मैं समझता हूँ उनका $1 अरब से ज़्यादा जो है हर महीने पाकिस्तान भेज रहे हैं। जब वो पाकिस्तान की मैशत में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं तो उनका वोट देने का हक भी होना चाहिए। इसमें मेरा ख्याल दो राय बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। हाँ, 2-3 चीजें कि होना क्या चाहिए। मैं समझता हूँ कि जो डॉक्टर साहब ने बात की, बिल्कुल इन प्रिंसिपल मैं एग्री करता हूँ कि तमाम स्टेक होल्डर को अनबोर्ड होना चाहिए। स्टेक होल्डर में देखिए 3 बड़े इंपॉर्टेंट है: फेडरल गवर्नमेंट, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान और नंबर 3 पॉलिटिकल पार्टी। मैं समझता हूँ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ऑलमोस्ट, मतलब ऑलमोस्ट ऑन बोर्ड है। रह जाती है पॉलिटिकल पार्टी। जो पॉलिटिकल पार्टी में PMLN है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, जमात इस्लामी जो भी है, तो ये मेरा ख्याल है कि उनको ऑन बोर्ड लेना चाहिए, उनके साथ बात करनी चाहिए। और जहाँ तक ओवरसीज पाकिस्तान के वोट का समझता आपके लिए है कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने ये टास्क मिनिस्टर ऑफ IT को दिया हुआ है। हम बड़े खुशनसीबी के साथ ये तमाम चीजें जो है आगे के तरफ लेके जा रहे हैं। और हमारी ख्वाहिश क्या है कि किसी भी सूरत में इन तमाम, हमने कंसल्टेंट हायर किया, कंसल्टेंट की रिपोर्ट आ गई, कंसल्टेंट ने दोबारा ये बात कही है कि मिनिस्ट्री ऑफ IT, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान और नादरा तीनों मिलकर के सिस्टम को डेवलप कर रहे हैं। और सिस्टम में सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट क्या होगा कि ब्लॉक चेन के जरिए हमारे ख्वाहिश होगी कि इस सिस्टम को किसी भी सूरत में ऑलमोस्ट 100% सेफ सिक्योर किया जाए। किसी किस्म की हैकिंग का, कोई हैकिंग की सूरत हाल पैदा नहीं होनी चाहिए। और हम इसीलिए हमारी ख्वाहिश ये है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान पहले ऑन बोर्ड मुकम्मल तौर पर आ जाए, तो हम बाकी सियासी पार्टी के पास भी जाएंगे, उनसे भी राब्ता करेंगे, उनको वो तमाम सिस्टम उनको दिखाएंगे, उनसे बात करेंगे और उसके बाद उसकी इम्प्लीमेंटेशन के मरहल में लेकर जाएंगे। बिल्कुल सही। इन प्रिंसिपल MK पाकिस्तान एग्री करती है कि ओवरसीज पाकिस्तानियों को वोट का हक मिलना चाहिए। बिल्कुल ठीक है, मैं आपकी तरफ वापस आता हूँ। सस्सी साहिबा, मामला नेशनल लेवल पर डिस्कस हो रहा है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी समझती है कि कंसेंसस के साथ अगर हो जाए और टेक्निकली साउंड हो और कहीं पर ऐसी चीज़ें ना हो जिस तरह का अभी अमीनुल हक साहब भी जिक्र कर रहे थे, डॉक्टर अमीश ने भी जिक्र किया, तो पीपल्स पार्टी ओवरसीज पाकिस्तानी को वोट के हक में होगी। बहुत शुक्रिया फैसल। देखिए, ये अहम चीज़ें होती हैं और आईनी फोरम्स की बात हो रही है, तो लेजिस्लेशन रोज नहीं होती। जब आप अमेंडमेंट्स लेकर आना चाहते हैं तो जाहिर बात है, पहली बात ये कि गवर्नमेंट की विल जो थी वो बड़ा ही उसमें एम्बिग्यूटी थी। ऑर्डिनेंस लेकर आए, ऐसा लग रहा था
कि अपनी मनपसंद चीजें और फौरी तौर पे वो करना चाहते हैं। इस तरह नहीं होता, ऑर्डिनेंस नहीं लेकर आनी चाहिए थी। अब जो लेजिस्लेशन आई है तो उस हवाले से या लेकर आना चाहते हैं उसमें तरामीम, तो पार्लियामेंट में मौका मिलना चाहिए। ऐसा नहीं कि स्टैंडिंग कमेटी में 12 मिनट में सारी चीजें हो गई जल्दी जल्दी में, इस तरह नहीं, क्योंकि ये अहम लेजिस्लेशन है। इससे पहले भी 2017 का भी जो एक्ट बना था तो उसमें पीपल्स पार्टी ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया था, दूसरी पार्टी इस जरिए राय रखी थी। कुछ चीजें हुई, कुछ अभी बाकी होना है, और हम भी चाहते हैं कि कोई एम्बिग्युइटी न हो और रिफॉर्म्स जो है हकीकतन वो जो है वो एक शफाफ इलेक्शन का सबब बने। अब जो है इलेक्शन कमीशन की बात को भी देखना जरूरी है, क्योंकि अभी जो वो लेकर आए असेंबली में या ऑर्डिनेंस आपने देखा, जब इलेक्शन कमीशन ने अपने जो है तरामीम आप कर रहे हैं, उससे 40+ तरामीम में वो डायरेक्ट आइन के साथ टकराव में है, तसादुम में है, मुतसादम है, और उसमें 219 की बातें, 22 की बातें, वोटर लिस्ट की बात कर रही हूँ, या इवन ओवरसीज के हवाले से पायलट प्रोजेक्ट था, वो एक नाकाम प्रोजेक्ट था, एक्सपेंसिव था, सिक्योरिटी नहीं थी उसमें, शफाफियत नहीं है, और हैक किया गया। दूसरे ममालिक की मुख्तलिफ लोगों ने कोशिश की, उसमें कामयाब गए वो। यानी एक बहरहाल एक अहम मामला है, आपका इलेक्शन आपकी मुल्क की एक अहम प्रोसेस होता है, आईनी एक चीज होती है, उसमें कोई दूसरे मुल्क के लिए इतना यानी एक बिल्कुल फुल प्रूफ होना चाहिए ये, और हैक ना हो सके। सही तो और फिर जो ईवीएम के हवाले से भी, आई वोटिंग के हवाले से भी दूसरे ममालिक हम देख रहे हैं जो इस प्रैक्टिस में गए हैं वो वापस आ रहे हैं। अब हम जो है वो सिर्फ एस्टोनिया को सामने रखते हुए कि आई वोटिंग भी इसको एक बिल्कुल यूरोपियन यूनियन के हम नहीं हो रहे। शशि साहब आपका पॉइंट बहुत सॉलिड पॉइंट है, आपका बहुत सॉलिड पॉइंट है। अब शहरियार महर साहब इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं, जेडीए के सीनियर रहनुमा है। शहरियार साहब, वोटिंग के मामले के ऊपर भी डिस्कशन जारी है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग होना चाहिए, लेकिन मामला बेचैनी जो है वो ओवरसीज पाकिस्तानीज को वोट का हक मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए। वफाकी वजीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मुत्तहिदा कौमी उम्मत के रहनुमा अमीन उल हक साहब ने कहा है कि उसके ऊपर बड़ा तेजी से काम हो रहा है। पीटीआई कहती है कंसेंसस, हमने पीटीआई तो नहीं कहती कंसेंसस, इमरान खान साहब ने दावत दे दी है। शशि साहिबा ने बड़े मेन पॉइंट्स उठाए हैं। आप क्या समझते हैं कि ओवरसीज पाकिस्तानीज को वोट का हक देने के लिए कौन कौन सी चीजों को जहन में रखना चाहिए? शहरियार महर साहब, देखें, ओवरसीज पाकिस्तानीज को सबसे पहली बात तो इस पे तो कोई दूसरी राय नहीं है कि उनको राइट होना चाहिए टू वोट इन पाकिस्तान इलेक्शन। दूसरी बात, अब लाए अमल कौन सा तय करना है? जो दुनिया में प्रैक्टिस होती है, द वे पीपल वोट एवरीवेयर, वही प्रैक्टिस यहाँ पे भी होनी चाहिए, उसको फॉलो करे, और यहाँ भी उसी तरीके से वोटिंग के राइट दिए जाए उनको। अब टेक्निकली वो कैसे वायबल है, ये वाया मीडिया, टेक्निकल लोग, इलेक्शन कमीशन और जो पार्लियामेंट्री कमेटी बनाई गई थी फॉर इलेक्टोरल रिफॉर्म्स, वो बैठ के बनाए एंड इस पे कॉन्सेंसस हो जाए। अच्छा, ये मतलब सब तैयार हैं इस बात के ऊपर। एक मौजू और भी है, ये मैं फायदा उठाता हूँ, अमीन उल हक साहब इस वक्त मौजूद हैं। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट आज मुजाहरा कर रही है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत के खिलाफ मुजाहरा कर रही है। अमीन उल हक साहब, आपके मुतालबात क्या हैं, एमक्यूएम के मुतालबात क्या हैं, बेचैनी क्या है एमक्यूएम को? अमीन उल हक साहब, आपको आवाज आ रही है? जी, अब आप क्या बात है? जी, मैं ये पूछ रहा, मुतालबात क्या है जो इतनी बड़ी रैली निकाल रहे हैं? एमक्यूएम चाहती क्या है? पीपल्स पार्टी की हुकूमत से क्या नाराजगी है? देखिए, बात नाराजगी की नहीं है। मैं समझता हूँ कि पिछले 50 साल में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने 7 बारियां चुनाव मुकम्मल की है, और पिछले 14 साल से 30वीं बारी मसलसल मुकम्मल करती चली जा रही है। हो क्या रहा है कि पिछले कराची के अवाम को, और जिसे कहते हैं कि दीवार से लगा दिया गया है। कराची के अवाम पानी के बूंद बूंद को तरस रहे हैं। 14 साल गुजर चुका, 14 गैलन पानी कराची के अवाम को नहीं दिया गया। आज हम ट्रांसपोर्ट के निज़ाम को देखते हैं, फैसल आप देखे, मुल्तान देखे, लाहौर देखे, पेशावर देखे, रावलपिंडी देखे, तमाम जगहों पर मेट्रो मौजूद है। 20 रुपए देकर वहाँ का नौजवान एयर कंडीशन बस में सफर करता है। ये तमाम बस मेट्रो किसने बनाई? तमाम, यानी केपीके की सूबाई हुकूमत से, पंजाब की सूबाई हुकूमत से। क्या कराची के लोग टैक्स नहीं देते हैं? सफाई चालक को टैक्स देते हैं, लेकिन तासिब की बुनियाद पर और जिसे कहते हैं कि सियासी इंतकाम की बुनियाद पर कराची को 14 बसें नहीं दी गई 14 साल में। अब सवाल ये पैदा होता है कि नौकरी की बात आती है। अगर आप नौकरी को देखेंगे, पिछले 3 साल में लगभग 3 लाख नौकरियां दी गई हैं।
जिसमें 2 लाख नौकरियां ऐसे लोगों को दी गई कराची के अंदर भी जो मुकामी लोग नहीं थे। तो एमकेएम ये पाकिस्तान मुतालबा कर रही है कि कराची शहरी सिंध के साथ इंसाफ किया जाए और जो हक उनको बनते हैं मुकामी लोगों को भी उनकी नुमाइंदगी दी जाए। और इन तमाम चीजों को बुनियाद बनाकर आज एमकेएम पाकिस्तान रैली निकाली। और सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि आज ये रैली अवामी रैली नहीं है, बल्कि कारकुनान की रैली निकाली जा रही है। अच्छा। और एमकेएम पाकिस्तान आज अपने कराची में तंजीमी ताकत का भरपूर मुजाहरा करेगी। अच्छा चले, ये जो आपके मुतालबात है इसके ऊपर मैं, चूंकि आप इत्तेहाद में शामिल हैं और पीटीआई इसके अंदर मेन रोल प्ले कर रही है और कराची की सबसे बड़ी पार्टी अब जाहिर है कि पीटीआई है पार्लियामेंट के अंदर। डॉक्टर रमेश, आप मुतालबात से एग्री हैं जो अभी अमीनुल हक साहब ने कहे? आपको लगता है ऐसी ही सूरत हाल है ग्राउंड पर? देखें फैसल भाई, कराची के अंदर आप भी रहते हैं, मैं भी रहता हूं, और आपने बहुत अच्छे तरीके से कराची को कवर भी किया हुआ है। हर बंदा कराची के लिए जो बातें करता है, एक इंटरनेशनल सिटी है और वहाँ पे कोई इंफ्रास्ट्रक्चर सही नहीं है। ला कानूनियत अगर देखो, आपको पंजाब में कोई सिग्नल तोड़ते हुए कम नज़र आएंगे, यहाँ पे बहुत ज़्यादा नज़र आएंगे। यहाँ पे आपको नालियाँ भरते नज़र आएंगी। आपको टेररिज्म, अभी जो नेशनल सिक्योरिटी की हमारी मीटिंग हुई और मैं उसका हिस्सा था और मैं खुद वहाँ पे मौजूद था, और इस वक्त कराची के अंदर जो है जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है, और खुदा न खास्ता अगर अफ़गानिस्तान की जो सूरत हाल है और उनकी जो यहाँ पे रूट्स है, कितना ज़्यादा डेंजर यहाँ पे सूरत हाल है। और मैं समझता हूँ कि एमक्यूएम भी उसकी जिम्मेदार थी पहले, मगर मैं हमेशा माजी में कम जाता हूँ। आज इस वक्त आज कितने 13 साल हो गए हैं पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट है, और अगर फेडरल गवर्नमेंट कोई काम करती है तो इत्फाकन से कानून ये कहता है 18th अमेंडमेंट के बाद कि हर चीज के लिए आपको एनओसी चाहिए प्रोविंशियल गवर्नमेंट की। 18वीं प्रोविंशियल गवर्नमेंट अगर एनओसी नहीं दे, बहुत सारी चीजें हो गई।